हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी 347 एकेडमिक क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पार्ट होंगे। ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ये एग्ज़ाम को मध्य में रखते हुए मैं एक क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि 2021 का जो बीटी बोर्ड पेपर लेने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने वाला है, तो उसको मुद्दे में रखते हुए मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए दोस्तों, हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, यानी कहने का हमारा मतलब है इस्पाती संरचनाओं का अभिकल्पन में चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन, यानी संरचनात्मक इस्पाती खंड। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जितना मैं क्वेश्चन दोस्तों कराऊंगा, इसमें से कम 70 से 90% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, यानी संरचनात्मक इस्पाती खंड जो है, इसको पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट जान लेते हैं कि इंजीनियरिंग संरचनाओं में आप निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए कोई आप बिल्डिंग ही बना रहे हैं, उस बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए मटेरियल का प्रयोग करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, किसी भी बिल्डिंग का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? मटेरियल प्रयोग किया जाएगा। तो जो मटेरियल प्रयोग किया जाता है वह जाहिर सी बात है सीमेंट, गारा, बालू, ये सब क्या होंगे? मिक्सर होंगे। तो उसमें जो मेजनरी होता है, यानी जो चिनाई होता है, प्रकाष्ठ होता है, कंक्रीट होता है, इस्पात जो है आदि, इसमें क्या होते हैं? मिने होती हैं, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा अगर रोल मैं इसकी बात करूँ यानी बिल्डिंग बनाने में, तो वो होता है स्टील का। यानी स्टील के नाम से ही पता चलता है कि स्टील का बहुत ही बड़ा रोल है। हम स्टील स्ट्रक्चर दोस्तों, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि टेंशन और कंप्रेशन, यानी तनन और संपीड़न, ध्यान दीजिए, तनन और संपीड़न तथा अपरूपण भार, यानी शियर फोर्स, शियर लोड वहन करने की क्षमता किस में अधिक होती है? क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि यह बताइए कि जो टेंशन होता है और संपीड़न होता है और तथा अपरूपण भार वहन करने की क्षमता किस में अधिक होती है? तो हम बोलेंगे स्टील में। क्या बोलेंगे? स्टील में। एक बार और क्वेश्चन को मैं पुटअप कर देता हूँ कि टेंशन, संपीड़न तथा अपरूपण भार वहन करने की क्षमता किस में अधिक होती है? तो बोलेंगे स्टील में। अब यह क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस खंड के लिए चिनाई यानी मेजनरी, प्रकाष्ठ यानी टिम्बर, कंक्रीट संरचनाओं की भार वहन क्षमता इस्पाती संरचनाओं की अपेक्षा कम होती है? समान खंड के लिए, यानी बैलेंस सेक्शन के लिए जो संरचनाओं की भार वहन क्षमता होती है इस्पाती संरचनाओं की अपेक्षा कम होती है। यानी संरचनाओं की भार वहन क्षमता इस्पाती संरचनाओं की अपेक्षा कम होती है किसमें? समान खंड में। आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समान खंड के लिए जो चिनाई, प्रकाष्ठ, जो कंक्रीट संरचना की जो भार वहन क्षमता है वो किसकी अपेक्षा कम होती है? तो इस्पाती संरचनाओं की अपेक्षा कम होती है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे भी बना सकता है, तो आप क्या कीजिए, अच्छी तरह इसको पकड़िए। इस्पात का प्रयोग किया जाता है जटिल संरचनाओं में। ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि इस्पात का प्रयोग किया जाता है जटिल संरचनाओं में। इस्पात का प्रयोग किस में किया जाता है? जटिल संरचनाओं में। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है कि संरचनात्मक इस्पात का मुख्य संगठक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। संरचनात्मक इस्पात का मुख्य संगठक कौन है? लोहा है, यानी आयरन है। अब दोस्त 5वां क्वेश्चन यह है कि लोहा किस रूप में उपलब्ध होता है? लोहा कच्चे लोहे यानी पिग आयरन, ठीक ना, पिग आयरन के रूप में उपलब्ध होता है। 6वां क्वेश्चन है कि लोहे के शुद्धिकरण से, यानी जब लोहा का जब शुद्धिकरण किया जाता है तो उससे जो लोहा प्राप्त होता है उस लोहा को क्या बोला जाता है? तो उस लोहा को ढलवा लोहा, इंग्लिश में बोले तो कास्ट आयरन बोला जाता है। कच्चा जो लोहा होता है, लौह अवयस्कों को किस भट्टी में पिघला कर बनाया जाता है? तो बोलेंगे झोंका भट्टी में, ठीक ना दोस्तों, क्या बोलेंगे? झोंका भट्टी में। ढलवा लोहे में जो कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ढलवा लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है, यानी कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वह 2 से 4% होती है। क्या दोस्तों? 2 से 4%। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि किस लोहे की तनन क्षमता कम परंतु संपीड़न क्षमता अधिक होती है? ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा लोहा है जिसकी तनन क्षमता कम होती है परंतु संपीड़न क्षमता अधिक होती है? तो बोलेंगे कास्ट आयरन, यानी ढलवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप होता है, लोहा का जो शुद्ध रूप कौन सा लोहा होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहा का शुद्ध रूप कौन सा लोहा होता है? पिटवा लोहा होता है। यह पूछ सकता कि पिटवा लोहा तो ठीक आपने बता दिया कि शुद्ध रूप होता है, तो यह बताइए कि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है वह 0.15% होती है। किस लोहे में तन अथवा आघातवर्धनी तथा चीमड़ होता है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यह ऐसा कौन सा लोहा है जिसमें तन्य तथा आघातवर्धनी है तथा चीमड़ होता है? तो पिटवा लोहा होता है जिसमें तन्य आघातवर्धनी है। ध्यान दीजिए, तन्य आघातवर्धनी है और चीमड़ किस लोहा में होता है? पिटवा लोहा में होता है। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? यानी स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 1.5%। अब आगे बनता है कि सबसे अधिक लचीला, ध्यान दीजिए, सबसे अधिक लचीला तन्य आघातवर्धनीय होता है स्टील। अगर लचीला दिख गया तो यानी स्टील है। किस में जंग आसानी से लग जाता है? जाहिर सी बात है, तो आसान क्वेश्चन है, स्टील में जंग आसानी से लग जाता है। मृद इस्पात यानी मिल्ड स्टील जिसको बोला जाता है, मिल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? मिल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.30% होती है। किस इस्पात में तन्यता होती है? ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा स्टील है जिसमें तन्यता होती है? तो हमारा होता है मिल्ड स्टील यानी मृद इस्पात। मृद इस्पात में क्या होती है? तन्यता होती है। किस इस्पात के कारण खंडों को विभिन्न खंडों में विलीन किया जाता है? मृदु इस्पात के कारण विभिन्न खंडों को विलीन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न संरचनाओं में किस स्टील का प्रयोग किया जाता है? विभिन्न संरचनाओं में यानी जितने भी संरचना बना रहे हैं, जो उसमें स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, वह स्टील किसका बना होता है? मृद इस्पात का होता है। वो भी कितना होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक ना दोस्तों। अब आइए 20वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है, तो इसको समझते हैं कि ये बोल रहे हैं भाई साहब कि संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म, यानी संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म विस्तृत विवरण किसमें दिए गए हैं? वह IS 1977, 2062, 961 तथा 8500 में। IS का मतलब समझते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक। सभी प्रकार की संरचनाओं के लिए इस्पात किस मानक के अनुकूल होना चाहिए? IS 2062, 1992 के अनुकूल होना चाहिए। IS का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक। देखिए, संरचनात्मक इस्पात की जो भौतिक गुणधर्म है, उस भौतिक गुणधर्म में जो डेंसिटी है, जो रेखीय प्रसार गुणांक है,
जो यंग मापांक है, जो दृढ़ता मापांक है, उसकी वैल्यू क्या है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो संरचनात्मक इस्पात के जो भौतिक गुणधर्म है उसमें जो डेंसिटी होता है उसका मान होता है 78.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अगर किलो न्यूटन प्रति मीटर में अगर बात करें तो 78.5 होता है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर बात करें तो 7.85 होता है। अगर किलोग्राम प्रति मिनट क्यूब में बात करें तो 7850 होता है, ठीक ना। और उसी प्रकार रेखीय प्रसार गुणांक भौतिक गुणधर्म में कितना होता है, 12×10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यंग मॉडुलस यानी यंग मापन कितना होता है, 2.04 × 10⁵ से 2.18 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। वैसे ही दृढ़ता मापांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है 0.84 × 10⁵ से 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, संरचनात्मक इस्पात के भौतिक गुणधर्म में अभिकल्पन के लिए यंग मापांक होता है। यानी जो आप संरचनात्मक इस्पात जो बना रहे हैं उसमें जो भौतिक गुणधर्म जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें जो यंग मापांक कितना होता है वह होता है 2×10⁵ न्यूटन पर mm², या इसको 2×10⁵ मेगा पास्कल बोला जाता है, ठीक ना। देखिए भारतीय मानक IS 2062/1992 4th रिवीजन के अनुसार संरचनात्मक इस्पात को नामित जो किया गया है उसको किस चीज़ की संज्ञा दी गई। अगर मैं बोलूँगा ग्रेड ए की भाई साहब स्टील है, संरचनात्मक इस्पात है, तो उसको किससे दर्शाएंगे। अगर ग्रेड ए कभी भी दिखा तो आप समझिएगा कि FP 410 WA की बात हो रही है। अब ग्रेड बी अगर कभी भी दिखा तो समझिएगा कि FP 410 WB की बात हो रही है। वैसे ही अगर ग्रेड सी दिखा तो आप समझ जाइएगा FP 410 WC की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए भारतीय मानक IS 2062, ठीक ना, भारतीय मानक IS 2062 1992 के अनुसार संरचनात्मक इस्पात की न्यूनतम तनन सामर्थ्य होती है 410 मेगापास्कल या 410 न्यूटन पर mm²। अगर ग्रेड ए है तो ग्रेड ए को जो संज्ञा दी गई है स्टील को कितना दी गई, FP 410 WA, और FP 410 WA में जो कार्बन की जो मात्रा होती है 0.23 होती है। वैसे ही ग्रेड बी में जो FP 410 WB की संज्ञा दी गई है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.23 होती है। वैसे ही सी ग्रेड में FP 410 WC में जो कार्बन की जो मात्रा होती है 0.23। यानी A, B, C ग्रेड के सभी में जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सेम होती है, यानी 0.23, 0.23, 0.23। वैसे ही आता है मैग्नीज। मैग्नीज में कितना होता है, अगर ग्रेड ए है तो 1.5, बी है तो 1.5, सी है तो 1.5। वैसे ही सल्फर की अगर मैं बात करूं तो ए ग्रेड में 0.05, बी में 0.045, सी में 0.040। वैसे ही फास्फोरस है, फास्फोरस में और यस में यानी सल्फर में ये दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, यानी 0.005, 0.045, 0.040। यानी SP का सीधा सा ट्रिक है कि समाजवादी पार्टी सेम, यानी जो वैल्यू यस में रहेगी वही हमारी पी में रहेगी। लेकिन सिलिकॉन में क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 0.4 है, 0.4, 0.4। यानी ए ग्रेड कंक्रीट के लिए जो ए ग्रेड है उसमें स्टील जो है FP 410 WA में जो सिलिकॉन का जो संगठन प्रतिशत है वह 0.4 है। वैसे ही बी में 0.4 है, वैसे ही सी में 0.4 है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं कि अनुगीय प्रतिबलों का मान इस्पातों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
अनुगेय प्रतिबलों का मान जो है इस बातों के लिए निर्धारित किए गए हैं भारतीय मानक IS 800/1984 द्वारा प्रभाव प्रतिबलों के अनुपात में निर्धारित किए गए, ठीक है ना। तो प्रभाव प्रतिबल क्या होता है? प्रभाव प्रतिबल को एक्चुअली दर्शाते किससे हैं? तो FY से दर्शाते हैं। अगर FY बराबर 250 मीटर पर mm² के अनुसार अगर दिए गए मान प्रयोग किए जाते हैं, वो किस में प्रयोग किए जाते हैं? वो डिजाइन में प्रयोग किए जाते हैं, यानी अभिकल्पन में, ठीक है दोस्तों। वैसे ही प्रभाव प्रतिबल के लिए अनुगेय प्रतिबल समृद्ध किए जाते हैं, किसमें? रेशियो में, यानी रेशियो अगर तनुता अनुपात भी आप लोगों को जब टेबल ऑफ स्टील टेबल जो पढ़ेंगे, जो तनुता अनुपात होता है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, कि जो अच्छी संपीड़न में अनुगेय प्रतिबलों का मान निर्भर करता है। अच्छी संपीड़न में अनुगेय प्रतिबलों का मान निर्भर करता है तनुता अनुपात पर, खंडों के आकार तथा चौड़ाई। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन है उस सेक्शन के आकार तथा चौड़ाई, गहराई एवं मोटाई के अनुसार इस्पाती खंड को कितने भागों में नामित किया गया? तो बोलेंगे आप 7 खंडों में। पहला है वेलित इस्पाती धरण खंड, वेलित इस्पाती चैनल खंड, और टी खंड, कोड़ी खंड, नलिका खंड, छड़ खंड, चपटी खंड, चपटी पत्ती, ठीक ना। तो जो वेलित इस्पाती जो धरण खंड हमारा है वो कैसा खंड होता है? वो आई खंड होता है। वो कैसा खंड होता है? आई खंड होता है। अगर मैं बोलूँ खंड की चौड़ाई एवं गहराई के अनुसार इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, खंड की चौड़ाई एवं गहराई के अनुसार इन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो बोलेंगे 5 वर्गों में। ISJB, ISLB, ISMB, ISWB, ISHB। देखो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ISLB किसका रूप है? तो जाहिर सी बात खंड की चौड़ाई एवं गहराई के अनुसार इसको बांटा गया है। तो यह भी बोल सकता है कि ISJB का फुल फॉर्म बताइए, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर भी, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं भारतीय मानक छोटी धरण। वैसे ही ISLB का अगर खुद दे तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट भी। वैसे ही ISMB का इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम भी। वैसे ही ISWB का इंडियन स्टैंडर्ड वाइड भी। वैसे ISHB का इंडियन स्टैंडर्ड हैवी भी, यानी भारी धरण, चौड़ी धरण, मध्यम धरण, हल्की धरण। ये सब मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख लिया है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ISMB 400 का क्या अर्थ है? ISMB 400 अगर कभी दिख गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा सा है कि भारतीय मानक मध्यम धरण, यानी ISMB का मानी मतलब होता है भारतीय मानक मध्यम धरण, ठीक है ना, मीडियम भी मध्यम धरण। तो इसमें इसका अर्थ होता है कि जिसकी गहराई क्या है 400 mm है। वैसे वेलित इस्पातीय चैनल खंड को किस नाम से जाना जाता है? वेलित इस्पातीय चैनल खंड को नाली खंड के नाम से जाना जाता है। वेलित इस्पातीय खंड को कितने भागों में बांटा गया है? वेलित इस्पातीय खंड को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। वह कौन कौन भाग है आइए हम समझ लेते हैं। पहला है ISJC, ISLC, ISMC, ISSC। ISJC का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। ISLC का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। ISMC का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। वैसे ISSC का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, यानी भारतीय मानक छोटी चैनल, भारतीय मानक हल्की चैनल, भारतीय मानक मध्यम चैनल, भारतीय मानक विशेष चैनल, ठीक ना। अब ISLC अगर 100 अगर कभी दिख गया तो इसका मतलब क्या होता है कि भारतीय मानक हल्की चैनल जिसकी गहराई कितना है 100 mm है। वैसे ही वेलित इस्पाती चैनल खंड x अक्ष पर होता है। वेलित इस्पाती चैनल खंड x अक्ष पर क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है,
जी गेज की दूरी होती है जो रिवेट को अंकित करती है। पूछ सकता है कि गेज की दूरी जो रिवेट को अंकित करती है उससे किस चीज़ से दर्शाया जाता है, वो उसको स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। चैनल की खंड की जो बैक होती है, यानी जो पीठ होती है, एवं वाई एच के जो बीच लंबवत दूरी थी उसको किससे दर्शाया जाता है, तो आप कहेंगे सी वाई वाई से दर्शाया जाता है। वैसे अगर पूछेगा कि बेलित इस्पाती टी खंड किस आकार का होता है, बोलेंगे बेलित इस्पाती टी खंड नाम से ही पता चल रहा है, यानी टी आकार का होता है। वैसे पूछेगा किस इस्पाती खंड में एक फ्लैंज तथा एक वेव होता है, तो आप बोलेंगे बेलित इस्पाती टी खंड में एक वेव तथा एक फ्लैंज होता है। यक्स यक्स खंड पर सिमेट्रिकल होता है बेलित इस्पाती चैनल खंड, ठीक है। यक्स अक्ष पर बेलित इस्पाती जो चैनल खंड होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। वाई वाई अक्ष पर सममित कौन सा होता है, बेलित इस्पाती टी खंड। देखिए इसमें कन्फ्यूज बहुत लोग होंगे। अगर यक्स अक्ष की मैं बात बोलूँ तो बेलित इस्पाती चैनल खंड होगा, अगर वाई वाई अक्ष पर खंड पर अगर सिमेट्रिकल होगा तो बेलित इस्पाती टी खंड। बेलित इस्पातीय टी खंड को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 भागों यानी 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, ISNT, ISLT, ISJT, ISST, ISST। ISNT का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, और इसका मतलब लाइट बार यानी जूनियर बार, और इसका मतलब वाइड फ्लेंज बार, और इसका मतलब लॉन्ग लीव टी बार। यानी भारतीय मानक साधारण टीचर, हल्की टीचर, छोटी टीचर, चौड़ी फ्लेंज टीचर, लंबी टांग टी छड़, ठीक ना, यानी 5 प्रकार के हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है, ठीक ना। स्टील टेबल में जो फ्लेंज का जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी रेशे तथा यक्स अक्ष के लंबवत दूरी को अंकित किया जाता है CX से। स्टील टेबल में फ्लेंज दोस्तों समझ रहे हैं क्या होता है, अभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्लेंज क्या होता है। स्टील टेबल में जो फ्लेंज के ऊपरी रेशे तथा यक्स अक्ष की जो लंबवत दूरी को अंकित किया जाता है CX से। बेलित इस्पाती कोड़ी खंड को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, ISA, ISA, ISBA। यानी ISA का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड ब्लम्ब कोण यानी ब्लम्ब एंगल, यानी भारतीय मानक समभुज कोण, भारतीय मानक असमभुज कोण, भारतीय मानक ब्लम्ब कोण। कोड़ी खंड की कितनी भुजाएं होती हैं, यानी कितनी टांगें होती हैं, तो बोलेंगे 2। अगर बोलेगा किस खंड में भुजा की लंबाई समान होती है, तो समभुज कोड़ी खंड में जो होती है भुजा की लंबाई समान होती है, ठीक ना। वैसे यक्स अक्ष तथा वाई वाई अक्ष पर कौन सा खंड सममित नहीं होता है, बेलित इस्पाती कोड़ी खंड जो है यक्स सेक्शन पर यानी यक्स एक्सिस पर और वाई वाई एक्सिस पर क्या होता है, खंड जो है सिमेट्रिकल नहीं होता है। CX व CYY की दूरियां किस खंड में समान होती हैं, समभुज कोड़ी खंडों में जो CX है और जो CYY की जो दूरियां होती है वह क्या होती है, समान होती है। स्टील टेबल में किस खंड का ब्यौरा अलग अलग है, समभुज तथा असमभुज कोड़ी खंड जो है स्टील टेबल में खंड का ब्यौरा क्या है, अलग अलग। बेलित इस्पातीय नलिका, बेलित इस्पातीय नलिका खंड होती है हल्की, मध्यम व भारी, ठीक ना। बेलित इस्पाती नलिका प्रयोग में लाई जाती है स्तंभ, संपीडांग या तनन के रूप में। जो बेलित इस्पाती जो नलिका जो प्रयोग में लाई जाती हैं वह किसके स्तंभ यानी कॉलम, संपीडांग या तनन के रूप में। बेलित इस्पाती खंड किस संरचना के लिए उपयुक्त है, तो ट्यूबर संरचना के लिए जो है बेलित इस्पाती खंड जो है यह क्या है, उपयुक्त है। बेलित इस्पाती छड़ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बेलित इस्पाती छड़ को 2 वर्ग में बांटा गया है, ISRO, ISSO। ISRO का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार और ये ISSO का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, यानी गोलाकार छड़, वर्गाकार छड़।
ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो इसमें देखिए क्या है कि वेलित इस्पाती छड़ कितने आकारों में उपलब्ध होती हैं। तो वेलित इस्पाती खड़ जो छड़ होते हैं वह 2 आकारों में उपलब्ध होती हैं। पहला पॉइंट वर्गाकार और दूसरा है गोलाकार। ठीक ना। चौड़ाई एवं मोटाई में किस छड़ को नामित किया गया है। वेलित इस्पाती चपटी पत्ती को चौड़ाई व मोटाई में नामित किया गया है। वेलित इस्पाती चपटी पत्ती किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो जालक छड़ एवं तनन अवयव के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। वेलित इस्पाती चपटी पत्ती कैसी संरचनाओं के लिए उपयुक्त है। तो वेलित इस्पाती जो चपटी पत्ती है वह इस्पाती चिमनी या पानी की टंकी के लिए क्या है, उपयुक्त है। अगर मैं बोलूँ 5 mm से कम मोटी पट्टी को किसके अंतर्गत लिया जाता है, तो बोलेंगे चादर। ठीक ना। वैसे ही मैं बोलूँ लंबे पाटों के लिए इस्पाती संरचनाओं में प्रयोग की जाती है। लंबे पाटों के लिए जो इस्पाती संरचनाएं में प्रयोग कौन सा की जाती है, कैंची, प्लेट गर्डर व कैंचियाँ। ठीक ना। प्लेट गर्डर व कैंचियाँ जो हैं लंबे पाटों के लिए इस्पाती संरचनाओं में प्रयोग की जाती है। स्थिति व अध्यारोपित भार के अनुसार इस्पाती संरचनाओं कहलाती हैं तनन, संपीड़न, आनमन अवयव। यानी स्थिति एवं अध्यारोपित भार के अनुसार इस्पाती संरचनाएं को हम क्या कहते हैं, तनन कहते हैं, संपीड़न कहते हैं, आनमन अवयव यानी आनमन एलिमेंट कहते हैं। इस्पाती संरचनाओं को किस नाम से जाना जाता है। जो इस्पाती जो संरचना है उसको और किस नाम से जाना जाता है, धरन, स्तंभ, टाई, संपीड़न। ठीक। वैसे ही इस्पाती संरचनाओं में जो ऊंचाई के लिए क्या काम आती है। जो इस्पाती संरचना बना रहे हैं उसमें जो ऊंचाई ले रहे हैं उसका जो क्या काम होता है कि मंचिका व क्रेनें होती हैं। ठीक है ना। वैसे ही संरचनाओं पर आने वाले भार को कितने वर्गों में बांटा गया। जो संरचना पर अब मान लीजिए कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग को जो आने वाला भार है उसको कितने वर्गों में बांटा गया, उसको बोलेंगे आप 5 वर्गों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों। तो 5 वर्गों में आप लोगों ने बांट दिया। तो आइए इसको बांटने के बाद आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला है अचल भार, चल भार, पवन भार, हिम भार। यानी डेड लोड, लाइफ लोड, विंड लोड, स्नो लोड और सिस्मेटिक लोड। ठीक ना। संरचना पर आने वाला जो स्थायी भार है उसको हम बोलते हैं अचल भार। यानी कोई बीम बना रहे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को जो आपका जो अस्थायी भार आता है उसको बोलते हैं अचल भार। सभी भारों का विस्तृत विवरण दिया गया है किसमें, इंडियन स्टैंडर्ड 875 1964 में। दोस्तों मैंने इसके पहले फ्लेंज और वेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्लेंज वेव एक्चुअली में होता क्या है। तो आप आरबीटी में पढ़े होंगे कि फ्लेंज और वेव क्या होता है। यानी जो ऊपरी वाला सिरा होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेंज और जो ए वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वेव। अगर मैं बोलूँ डी, तो डी आपको ये दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए। डी हमको क्या दर्शाता है, डी धरन की गहराई दर्शाता है। बी क्या दर्शाता है, जो फ्लेंज की मोटाई है। और टी डब्ल्यू क्या दिखाता है, वेव की मोटाई। इसे ही वेव बोला जाता है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है नीचे वाला इसको बोला जाता है फ्लेंज। टी एफ क्या देखा, फ्लेंज की जो मोटाई यानी ए वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये वाला भाग, यह मोटाई जो है टी एफ को दर्शाता है। डब्ल्यू क्या है, भार प्रति मीटर लंबाई है। ये क्या है, खंड का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया है। mm स्क्वायर इसका माप लिया जाता है। डब्ल्यू को किलोग्राम में, फ्लेंज को mm और वेव की मोटाई को mm, फ्लेंज की मोटाई को mm और डी जो धरन की गहराई इसको mm। यक्स तथा यक्स वाई पर सिमेट्रिकल होता है। कौन सा धरन खंड सिमेट्रिकल होता है, बेलित इस्पाती धरन खंड जो है यक्स तथा यक्स वाई पर सममित होता है। अगर मैं बोलूँ आई एक्स तो इसका मतलब है कि यक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण। वैसे ही बोलो आई वाई
यानी वाई वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण। वैसे बोलूँ जेड एक्स एक्स यानी एक्स एक्स अक्ष पर परिच्छेद मापांक है। अगर मैं बोलूँ जेड वाई वाई तो वाई वाई अक्ष पर परिच्छेद मापांक है। वैसे बोलो आई एक्स एक्स यानी एक्स एक्स अक्ष पर परिभ्रमण त्रिज्या है। वैसे बोलो आर वाई वाई तो यानी वाई वाई अक्ष पर परिभ्रमण त्रिज्या। तो परिच्छेद मापांक को किससे दर्शाया जाता है, तो आइए इसको भी हम जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 69 तो यहाँ पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में हमारा क्या देखने को मिलेगा कि निर्माण सामग्री के आधार पर जो बीम है, बीम को कितने प्रकार के होते हैं। निर्माण सामग्री के आधार पर बीम कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाष्ठ धरण, दूसरा है इस्पात धरण, तीसरा है प्रबलित कंक्रीट धरण यानी टिम्बर बीम, स्टील बीम, आरसीसी बीम। ठीक ना दोस्तों, यानी निर्माण सामग्री के आधार पर बीम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वैसे ही अनुप्रस्थ काट खंड के आधार पर धरण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आयताकार धरण, वृत्ताकार धरण, चैनल धरण, आई खंड, संघनित धरण व प्लेट गर्डर यानी रेक्टेंगुलर बीम, सर्कुलर को राउंड बीम के भी नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि बन सकता है क्वेश्चन वृत्ताकार धरण को किस नाम से जाना जाता है, राउंड बीम के नाम से। ठीक ना। वैसे अगला क्वेश्चन बनता है कि आलम्बों के आधार पर धरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। शुद्धालम्ब धरण, प्रलम्ब धरण, प्रास धरण, आबद्ध धरण, सतत धरण। शुद्धालम्ब धरण का मतलब सिंपली सपोर्ट बीम, प्रलम्ब का मतलब ओवरहैंग बीम, प्रास धरण का मतलब कैंटिलीवर बीम, आबद्ध धरण का फिक्स्ड बीम, सतत धरण का मतलब कॉन्टिन्यूअस बीम। ये जो फिगर दिख रहा है, फिगर आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये फिगर बनाकर भी पूछ सकता है कि ये फिगर देखकर बताइए कि कौन सा धरण है। यह फिगर देखकर बता देगा कि ये बताइए कौन सा धरण है। वैसे ही फिगर बना देगा और पूछ देगा कौन सा धरण। यानी जब इस पर लोड आ रहा है तो ये स्थिति पहले ऐसी थी, जैसे ही लोड आया तो ये विक्षेपित हो गया, यानी कुछ बेंड हो गया, यानी कुछ ऐसी स्थिति हो गई। ठीक ना। तो आलम्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रोलर आलम्ब, आबद्ध आलम्ब, पिन आलम्ब। ठीक ना। यानी बोलेंगे रोलर कितने प्रकार के होते हैं, तो रोलर आलम्ब, आबद्ध आलम्ब और पिन आलम्ब यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि किस आलम्ब में विस्थापन नहीं होता है, तो पिन आलम्ब व आबद्ध आलम्ब में क्या होता है, विस्थापन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्रतिक्रिया भार यानी जो भार लग रहा है उसके रिएक्शन में जो भार लग रहा है उसके अनुसार अगर मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर व तिर्यक होती क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर व तिर्यक होने के कारण जो पिन आलम्ब है और आबद्ध आलम्ब जो है विस्थापन संभव नहीं होता है। किस आलम्ब में क्षैतिज विस्थापन संभव है, रोलर आलम्ब में क्षैतिज विस्थापन संभव है, क्योंकि प्रतिक्रिया सदा ऊर्ध्वाधर होती है। ऐसे बोल सकता है कि किस आलम्ब में जो प्रक्रिया होती है जो सदा ऊर्ध्वाधर होती है, तो रोलर आलम्ब में। ये फिगर आप लोग देख लीजिए, यानी जहाँ पर रोलर लगा है वो हमारा रोलर आलम्ब है, यानी इसमें रोलर नहीं लगा है तो इसको पिन आलम्ब बोला है। यानी जो दोनों तरफ फिक्स है, ये फिक्स है, इसको आबद्ध आलम्ब बोला। यानी नाम से ही पता चला फिक्स, यानी ये क्या हो गया, आबद्ध आलम्ब। संरचना पर भार आने से अवयव पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब संरचना पर भार आता है तो अवयव पर डिफॉर्मेशन होता है, यानी विरूपण होता है। बीम एक कैसा एलिमेंट है, बीम एक संरचनात्मक एलिमेंट है बस। बीम को अनुप्रस्थ भार कब कहा जाएगा, बीम को जो है अनुप्रस्थ भार तब कहा जाएगा जब बाहरी बल जो है एक्सिस पर लंबवत होते हैं। यानी जब मान लीजिए कोई बीम है, इस बीम पर जो हमारा बाह्य बल आ रहा है वह बाह्य बल क्या होगा, लंबवत होते हैं, तब क्या होगा, अनुप्रस्थ भार तब कहा जाएगा बीम को। धरण की स्थिति संरचना में कैसी होती है, धरण की स्थिति संरचना में क्या होती है, क्षैतिज होती है। धरण पर आने वाला अनुप्रस्थ भार होता है, धरण पर आने वाला अनुप्रस्थ भार ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर हमने कवर कर दिया। तो मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस करने को बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 81 आइए 81 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 को समझ लेते हैं क्या है कि जो परिच्छेद मापांक, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये बताया कि परिच्छेद मापांक को किससे दर्शाया जाता है। तो परिच्छेद मापांक को जेड से दर्शाया जाता है। किसे? जेड से। अब आता है कि धरण में जो उत्पन्न बंकन प्रतिबल का जो समीकरण होता है वह क्या होता है? यम बाई आई बराबर एफ वाई वाई बराबर ई बाई आर। यम क्या होता है? धरण खंड का प्रतिरोध आघूर्ण होता है। आई क्या होता है? उदासीन अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण होता है। एफ क्या होता है? उदासीन अक्ष से वाई mm दूरी पर स्थित, ठीक ना, रेशे पर उत्पन्न प्रतिबल होता है। ई क्या होता है? यंग मापांक होता है। आर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होती है। यह ऐसे भी क्वेश्चन बताया जा सकता है कि जो धरण में उत्पन्न जो बंकन प्रतिबल है उसमें जो आर है वह क्या दर्शाता है, यानी वो किसका मतलब मान होता है, यानी उसको कहते क्या है आर को? तो वक्रता त्रिज्या। अगर ई पूछ दिया तो यंग मापांक, ठीक ना दोस्तों। आई बाई वाई का जो मान स्थिर रहता है खंड या परिच्छेद के लिए, जब खंड या परिच्छेद होता है तब वहाँ पर आई बाई वाई का मान क्या होता है? स्थिर रहता है। वैसे ही लंबाई के आधार पर स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्तंभ, मध्यम स्तंभ, दीर्घ स्तंभ, ठीक ना। और रेखिंग का सूत्र क्या होता है? P बराबर FC इंटू ए बटे 1 प्लस ए एल बाई आर का होल स्क्वायर। P क्या होता है? रैंकिंग द्वारा प्रस्तावित योगांकुचन भार होता है। FC क्या होता है? स्तंभ पदार्थ के लिए समतलन प्रतिबल होता है। और ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। आई जो होता है प्रभावी लंबाई तथा समतुल्य लंबाई होता है। आर क्या होता है? न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। ए क्या होता है? रैंकिंग का स्थिरांक होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं कि जब एक सिरा आबद्ध व दूसरा मुक्त होता है तो आयलर का व्यांकुचन भार पाई स्क्वायर ई आई बाई 4L स्क्वायर होता है और समतुल्य लंबाई आई ई बराबर 2L और रैंकिंग स्थिरांक 4A होता है। जब दोनों सिरे क्या होते हैं? कब्जेदार होते हैं तो उसके लिए पाई स्क्वायर ई बाई आई बाई एल स्क्वायर और जो समतुल्य लंबाई होता है आई ई बराबर यल होता है और रैंकिंग स्थिरांक जो होता है ए होता है। अगर दोनों सिरे आबद्ध हैं तब 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर और समतुल्य लंबाई आई ई बराबर एल बाई 2 और रैंकिंग स्थिरांक ए बाई 4। जब एक सिरा आबद्ध व दूसरा कब्जेदार होता है तो 2 पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर और जो समतुल्य लंबाई होता है आई ई बराबर एल बाई √2 और रैंकिंग स्थिरांक ए बाई 2 होता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये पॉइंट आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह पॉइंट जो है आप सो में आपको देखने को मिलेगा हो गया, और मैकेनिक्स जो फर्स्ट ईयर में होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें क्या होती है? क्लियर दी रहती है, ठीक है ना दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो यल हुए वो यल एक्चुअली में है क्या है? स्तंभ की वास्तविक लंबाई है। यल क्या है? स्तंभ की वास्तविक लंबाई है। आई क्या है? स्तंभ की समतुल्य लंबाई है। और आई क्या है? न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण है। और ई क्या है? स्तंभ पदार्थ के लिए यंग का मापांक है। अच्छी संपीड़न बल वहन करने वालों को कहते हैं स्तंभ संपीड़ांक। अच्छी संपीड़न बल वहन करने वालों को हम क्या कहते हैं? स्तंभ संपीड़ांक। स्तंभ संरचना में किस स्थिति में रहता है? जो स्तंभ होता है वह संरचना में किस स्थिति में रहता है? ऊर्ध्वाधर स्थिति में। संपीड़ांक संरचना में किस स्थिति में रहता है? ऊर्ध्वाधर अथवा नत। संपीड़ांक जो होता है वो संरचना में किस स्थिति में रहता है? ऊर्ध्वाधर तथा नत। अच्छी संपीड़न भार के कारण होने वाला जो झुकाव को हम क्या कहते हैं? बकलिंग कहते हैं। जब अच्छी संपीड़न जो भार के कारण जब होने वाला जो झुकाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यांकुचन या बकलिंग कहते हैं। तो दोस्तों डिज़ाइन ऑफ स्ट्रीट स्ट्रक्चर में जितना क्वेश्चन हो सकता था मैंने उतना क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।